अच्छा। जी बेटा, जो लास्ट क्लास में हम लोगों की डिस्कशन चल रही थी, हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। थोड़ा सा लिटिल बिट कनेक्ट करवा देता हूँ ताकि एवरी वन ऑफ अस मस्ट बी एट द सेम पेज। बेसिकली मैंने आपको कहा था इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को वंडर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। जो सिंपल मॉलिक्यूल होती हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बेटा आपके पास, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, मल्टीपल चीजें होती हैं, दे डिपेंड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिन्हें मैंने कहा कि वंडरवाल फोर्सेस भी बेटा हम कहते हैं, इन्हें बेटा तीन मेन कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। पहले नंबर पे हम कहते हैं परमानेंट डाइपोल, या इन्हें डाइपोल डाइपोल फोर्स भी कहते हैं। दिस इज प्रेजेंट इन पोलर मॉलिक्यूल। इसके बाद बेटा हम कहते हैं टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ये जो होती है अगेन, इसे कुछ पास्ट पेपर्स में मैंने आपको कहा था वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं। इन रियलिटी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए हम टर्म वंडरवाल फोर्सेस यूज करते हैं, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ओनली दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इसलिए हम कहते हैं कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए हम जो आपको बहुत सारे पास्ट पेपर में टर्म मिलेगी कि टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के बजाय वंडरवाल फोर्सेस आर प्रेजेंट। बल्कि अगर आप याद करें ओ लेवल आईजीसीएसई, तो वहां पे हम कहते थे कि जी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैशियस है बिकॉज इट कंटेन वीक वंडरवाल फोर्सेस एज वेल। एनीहो, वैसे ये टेम्परेरी वंडरवाल फोर्सेस हम कहते हैं दीज आर प्रेजेंट इन एवरी मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ यही इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हम कहते हैं नॉन पोलर में टेम्परेरी डाइपोल, इन्हें लिंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं जी। इसके बाद बेटा हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी हमने ना एक एक की डिटेल पढ़नी है। हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आज हम कंपैरिजन भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके लिए बेटा हमने कहा था कि हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ये तीन एलिमेंट है। दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ वन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम, नॉट एवरी हाइड्रोजन। हमने स्पेसिफिक कंडीशन लगाई थी, कोवलेंटली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन ऑफ अदर मॉलिक्यूल। अच्छा, इसके बाद ना बेटा मैंने कुछ थोड़ी सी चीजें आप लोगों को बताई थी बिफोर गोइंग इन द डिटेल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। अगर कोवलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान, एलिमेंट्स के दरमियान है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड इटसेल्फ। दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं बॉन्ड पोलैरिटी। क्या कहते थे बेटा, हमने यहां पे ये लिखा था बॉन्ड पोलैरिटी। एज द रिजल्ट ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विल बी मोर क्लोजर टू वन मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू अदर। तो हमारे पास एक डाइपोल सा बन जाएगा, पार्शियल चार्जेस आ जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ये चीजें बेटा हम लोगों ने पढ़ी थी, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव एंड ऑल दीज थिंग्स। अब ये जो मॉलिक्यूल है विच इज हैविंग पार्शियल चार्जेस, दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज पोलर मॉलिक्यूल। फिर बेटा मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली हमसे एग्जामिनर ये भी पूछता है। अच्छा, फिर हमने ये कहा था कि डाइपोल मोमेंट, ये स्पेशल एमसीक्यूज वगैरह में पूछता है। उसमें बेटा मैंने आपको ये कहा था कि लेट्स से कि आपके पास, अगेन हमने यहाँ पे रफ वर्क में एग्जांपल मेरे ख्याल की थी। ये देखें बेटा, एच है, ये HCl है, ये HBr है। ये तीनों के तीनों हेलोजन एटम है। बट वी नो दैट कि आपके पास फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू Br, विच क्लियरली इंडिकेट दैट यहाँ पे जो आपके पास डाइपोल है वो हाईएस्ट है अमंग दीज थ्री, और ये जो है ये लोएस्ट है। अब ये कितनी हमारे पास स्ट्रेंथ है, कितनी हमारे पास पोलैरिटी या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, मेजर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, इसे हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। मैंने आपको बताया था डाइपोल मोमेंट की एज सच वर्किंग या वो हमारे पास नहीं है। फिर हमने बेटा पढ़ा था नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा, डाइपोल मोमेंट मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वैसे एक डायरेक्शन है, जैसे हम कहते हैं ना
एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या आपके पास एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। तो हम डायरेक्शन बता रहे होते हैं, टूवर्ड इटसेल्फ। तो अब बेटे इसी चीज को अगर हम माइंड में रखें तो हम कहते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल हैं जिसमें इंडिविजुअल बॉन्ड तो पोलर हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट डाइपोल मूवमेंट आर कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। डाइपोल मूवमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि हम एरो इस तरह यूज करते हैं, यहाँ पे बैक पे हम एक क्रॉस सा बना देते हैं, दैट इज नोन एज आपके पास डाइपोल। एरो की डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फिर मैंने आपको बताया था कि हमसे एग्जामिनर दो स्कोर का क्वेश्चन पूछता है, वेरी कॉमन, कि हमारे पास वाई दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। तो हमने सिर्फ और सिर्फ दो चीजें डिस्कस करनी होती हैं। नंबर वन, हम उसकी शेप डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या शेप है, और फिर हम कहते हैं डाइपोल आर कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। नॉर्मली मैंने यहाँ पे लिखा था कि डाइपोल में सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सराउंडिंग एटम इक्वल होते हैं। नॉर्मली मैंने इसलिए लिखा था कि इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो कार्बन के जो सराउंडिंग एटम है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, दे आर डिफरेंट, बट ओवरऑल दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ये हमने काफी डिटेल में चीजें डिस्कस की थी। ये थी बेटा हमारी लास्ट क्लास की डिस्कशन। ये बेटा हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी कि हाउ वी कैन डिसाइड गिवन मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर आपके पास, और इस तरीके से हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल में हम कहते हैं टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स होती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक स्पेशल टाइप है जो मैंने आपको बताया। अभी हम इन तीनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह हमारा यूनिट फिनिश हो जाएगा इंशाल्लाह ताला जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग जी। हमारे पास जो पहले नंबर पे बेटा आ रहा है, इसे हम कहते हैं permanent dipole, or we can write dipole force of attraction। ठीक है, मैंने आपको बताया कि रिसेंट पेपर में एग्जामिनर ने यूं भी डीपी भी लिखा हुआ है। हम नॉर्मली परमानेंट डाइपोल या डाइपोल डाइपोल प्रॉपर्ली लिखते हैं बेटा। क्या है बेटा, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। ये मैं ऑलरेडी बेटा लिख चुका हूं कि हमारे पास परमानेंट डाइपोल फोर्सेस जो होती हैं ये पोलर मॉलिक्यूल में, तो इसलिए हम इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पार्शियल नेगेटिव ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल attract partial positive of other polar molecule is known as dipole force of attraction। यानी हम कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे, हम ऑलरेडी ये पॉइंट ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। आज मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया बेटा कि पोलर मॉलिक्यूल क्या है। हम उसी चीज को उसी कंसेप्ट को आगे लेके चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव ऑफ वन मॉलिक्यूल, पार्शियल नेगेटिव ऑफ अदर मॉलिक्यूल। देखिए एक मॉलिक्यूल है पोलर मॉलिक्यूल है, उसका पार्शियल नेगेटिव। दूसरे मॉलिक्यूल का याद रखें, दीज आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
दीज फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल। इस वजह से बेटा हम स्पेसिफिकली एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे बेटा आपको एक एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। ये देखें बेटा, आपके पास HCl है। हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ये बेटा आपके पास एक और HCl का मॉलिक्यूल है, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। अब बेटा होता क्या है, ये जो आपके पास पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड दिस अट्रैक्शन इज नोन एज डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें कोई बेटा ऐसा सच मुश्किल चीज नहीं है, आप इन्हें परमानेंट डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो परमानेंटली रहते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज परमानेंटली पार्शियली नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज परमानेंटली पार्शियली पॉजिटिव। तो अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? अच्छा, अब बेटा मैं यहाँ पे एक आध चीज आपको और बताता हूँ इंशाल्लाह ताला जी। जब हम ये सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस करेंगे इंशाल्लाह वी विल डू सम क्वेश्चन एज वेल टू मेक इट क्लियर, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस हम पहले भी हर एक टॉपिक के क्वेश्चन करते हैं, वो विल डू द क्वेश्चन ऑफ दिस एज वेल। ये बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है जी। सिंपल मालिक, ये तो खैर ये आ गया जी। ये खैर हम जब कंपैरिजन करेंगे तो उसके बाद हम यहीं से स्टार्ट करेंगे 2025 से, एंड वी विल डू मैक्सिमम क्वेश्चन। अब बेटा यहां पे मैं आप लोगों को बताता हूं टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। मैंने आपको कहा कुछ पेपर में इन्हें सिर्फ और सिर्फ वंडरवाल फोर्सेस भी कहा जाता है। फ्रिट्ज लैंडन एक साइंटिस्ट था, उसने इन फोर्सेस को स्टडी किया, तो लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी इन्हें कहा जाता है। तो इसके बेटा डिफरेंट नाम होते हैं, और ये भी बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो फोर्सेस हमारे पास होती है, ये फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में हमारे पास होती है। तो अब बेटा मैं आप लोगों को एक एक चीज बताता हूँ इंशाल्लाह ताला इससे रिलेटेड। थोड़ा सा आप लोगों ने मेरा साथ देना है। पहले बेटा मैं रफ वर्क यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैं एक एक चीज आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। अच्छा, हम ना ऑलरेडी नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिस्कस कर चुके हैं, मैं राइट? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर कोई पोलैरिटी नहीं होती, कोई चार्जेस नहीं होते। लेट्स से हम ऐसी, मैं एक रफ सी एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। हमारे पास ना ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जिसमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी यहां पे हमारे पास न्यूक्लियाई है, और ये बेटे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेट्स से आप कह सकते हो कि ये हमारे पास नियॉन है, आर्गन है, कोई नोबल गैस है, एनीथिंग बेटा। क्लोरीन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, Br2 मॉलिक्यूल इज आल्सो नॉन पोलर। आपके पास कुछ भी हो सकता है, कोई नॉन पोलर, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर, कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे जानबूझ के मोनो एटॉमिक गैस टाइप बनाने की कोशिश की है बेटा। अच्छा बेटा मुझे ये बताइएगा, क्या इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे ही मूव करते हैं? आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं बेटा? कंटिन्यूअसली मूव कर रही हैं। And if electron are continuously moving, it may be possible कि हमारे पास at given instant electronic cloud may be more on one side as compared to other side। ये बेटा मैं लिखूंगा भी, इसी परेशान नहीं होना। ये हमारे पास क्या था बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। हम क्या कह रही हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव कर रही हैं। As a result of that, electronic cloud may be more on one side as compared to other side। अब ये हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल बन गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये वापस भी आ सकते हैं, एंड दिस मॉलिक्यूल मे चेंज इनटू दिस वन।
इसलिए ये जो पोल हमारे पास बना, दिस पोलर मॉलिक्यूल, चूंकि ये टेम्परेरी है, ये इंस्टेंटेनियस है, तो इसे बेटा हम टेम्परेरी डाइपोल कह देते हैं जी। क्या कह दिया बेटा हमने इसे? टेम्परेरी डाइपोल। क्या कहा बेटा मैंने? हम कह रहे हैं हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में बी मोर, ये रफ वर्क है बेटा, अभी हम लिखेंगे इंशाल्लाह, मोर ऑन वन साइड एज कंपेयर टू अदर। ये हमारे पास पोलर हुआ, बट दिस पोलर इज एक्चुअली टेम्परेरी डाइपोल। अब बेटे इसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ लेट से एक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। अब वो जो सेकंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, मैं उसे फिलहाल यहां पे ऐसे ही बना लेता हूं, ठीक है जी। ये हम कहते हैं ये नॉन पोलर ही है। अब बेटा अगर आप गौर से देखें तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, वो इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। ये इनको क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे। यहां पे हमारे पास रिपल्शन हो रही है जी। जब इन्हें रिपेल करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इसके इलेक्ट्रॉन जब रिपेल हुए, इसके प्रोटॉन अट्रैक्ट हुए, तो अब बेटा आपके पास ये जो सेकंड मॉलिक्यूल है, दिस वन, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। इसके ऊपर पहले हमारे पास नहीं थी कोई पोलैरिटी, पहले ये नॉन पोलर था, बट दिस टेम्परेरी डाइपोल, इसने बेटे इस मॉलिक्यूल को इंड्यूस्ड डाइपोल में कन्वर्ट कर दिया। नो वन नेगेटिव ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द पॉजिटिव ऑफ अदर, और इस फोर्स को हम कहते हैं टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। क्या कहते हैं बेटा हम इसे? टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। मैं फिर से रिपीट करता हूं बेटा, मैंने आपको क्या कहा, हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन आर इन कंटिन्यूअस मोशन at any given instant, electronic cloud may be more on one side as compared to other side. When electronic cloud is more on one side as compared to other side, तो हमारे पास एक डाइपोल बन गया, बट दिस डाइपोल इज टेम्परेरी डाइपोल बेटा, ये फौरन ही वापस जा सकता है। बट इफ एनी अदर मॉलिक्यूल इज क्लोज टू दिस, इसके नेगेटिव चार्ज उसके नेगेटिव को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, ये उसके ऊपर एक इंड्यूस्ड डाइपोल सेट कर देगा, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और हमने इन्हें नाम दिया, मैंने आपको कहा कि बहुत कम, बट स्टिल यू हैव आइडिया, लिंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एज वेल। अभी बेटा ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं वो भी मैं फिलहाल आपको बाद में बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो कि इस चीज में कोई कंफ्यूजन है बेटा, मैं इस चीज को पहले लिख लूं ताकि हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं बेटा जी। एनीवन बेटा, किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं है? अच्छा अच्छा, नहीं ये बेटा मैं पहले सिर्फ इसी चीज को लिखता हूं। मैंने आपको क्या कहा बेटा, जो हमारे पास टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज है, कुछ पास्ट पेपर्स में इन्हीं को वंडरवाल फोर्सेस भी कहा जाता है। दीज आर आल्सो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एज वेल, तो हम इन्हें डिफरेंट नाम देते हैं। मैं सारे के सारे नाम यहाँ पे लिखूंगा बेटा। इन्हें वंडरवाल इसलिए कहा जाता है कि बेसिकली वंडरवाल इंटरमॉलिक्यूलर की टाइप्स है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ यही फोर्सेज होती हैं, इसलिए हम इन्हें वंडरवाल कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये हमारे पास सेकेंड फोर्सेज है, टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। मैंने आपको कहा है कि ये फोर्सेस जो होती हैं, दे आर प्रेजेंट इन एवरी मॉलिक्यूल बट मोर सिग्निफिकेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। याद रखिएगा बेटा,
ये हम ये नहीं कहते कि ये जो वंडर वाल फोर्सेस होती हैं ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसमें होती हैं, दे आर प्रेजेंट इन एवरी मॉलिक्यूल। लेकिन बाकियों में चूंकि परमानेंट डाइपोल फोर्सेस भी हमारे पास होती हैं या आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, इसलिए ये इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती, बट दे हैव देयर रोल्स। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। टेम्परेरी डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। इसके बाद बेटा हम इन फोर्सेस को क्या कहते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है जी, ये इसके डिफरेंट हमारे पास नेम आ जाते हैं बेटा, आल दो के हम इस नाम को बहुत कम यूज करते हैं, बट यू मस्ट हैव आइडिया। इन्हीं फोर्सेस को हम वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं। ये पॉइंट भी बेटा मैं आप लोगों को बता चुका हूं, प्रेजेंट इन ऑल मॉलिक्यूल्स बट मोर सिग्निफिकेंट। याद है ये हमने लास्ट क्लास में लिखा था बेटा, इन नॉन पोलर। ये बेटा मैंने इसकी सारी की सारा थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया आपको जी। अब हम यहां पे कहते हैं बेटा, वैसे देखो हमने यहाँ पे एक बात की, इलेक्ट्रॉन आर इन कंटिन्यूस मोशन बेटा। अब ये तो नहीं है ये इलेक्ट्रॉन आर इन कंटिन्यूस मोशन ओनली एंड ओनली इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो ऐसा तो नहीं हो सकता बेटा। इलेक्ट्रॉन जो होती हैं बेटा, दे आर इन कंटिन्यूस मोशन इन एवरी मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिक्स्ड होती ही नहीं है बेटा, इलेक्ट्रॉन हमेशा हमारे पास मूव कर रहे होते हैं जी। बेशक वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, वो बिटवीन टू न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन कोई सॉलिड नहीं होते जी कि एक जगह पे रुक जाए बेटा। लेकिन हम नॉर्मली ये लिखते हैं, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स electrons are in continuous motion. So at any given instant, electronic cloud may be more on one side as compared to other side, and non-polar molecule change into temporary dipole. This temporary dipole set induced dipole on neighboring molecule. जी बेटा, पहले तो आप ये बताएं, ये आप लिख लें, फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ। अभी मैंने ये नहीं बताया ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है। ये बेटा आप लिख लें, स्क्रीनशॉट लेनी है, जो भी करना है बेटा आपने लिख लिया बेटा आप लोगों ने। अच्छा अब बेटा हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टेम्परेरी डाइपोल एंड induced dipole is known as London
डिस्पर्शन फोर्स। अब बेटा हम नॉर्मली एज सच हमसे एग्जामिनर नहीं पूछता, यही डिटेल जो मैंने बताई है यही आप लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आपको डिटेल बता देता हूँ। ये बेटा आपके पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, दिस इज अनदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा मैं आपको ना एक बहुत ही डेली लाइफ की एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ बेटा। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने शायद ये एक्सपेरिमेंट भी किया हो। आप ना कोई पेंसिल लें, पेन लें, कॉम्ब लें, ठीक है जी, और उसे ना अपने सर में रगड़ें, ठीक है जी, या किसी चीज के साथ रब करें। अब आपने ना फिजिक्स में ये पढ़ा होगा कि उसके ऊपर स्टैटिक चार्ज आ जाता है। अब बेटा अगर छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर ले लें और टेबल पे रखें और इस पेन को, कॉम को, जो भी चीज आपने वो किया है उसके करीब लेके जाए, तो ये उसके पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता है। होता है कि नहीं होता बेटा? लेकिन अगर आप किसी पेन को, कॉम को सर पे रगड़ें या किसी चीज के साथ उसको फ्रिक्शन दें, उसके ऊपर स्टैटिक चार्ज जनरेट करें, लेकिन फॉर द 5 मिनट आप उसे होल्ड करके रखें या 2 मिनट के लिए, वैसे एक रैंडमली मैं 5 मिनट कह रहा हूं, उसके बाद बेटा आप पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाएंगे, दे विल नॉट अट्रैक्ट द पीस ऑफ पेपर। सो इट मीन वो जो स्टैटिक चार्ज था दैट वाज टेम्परेरी डाइपोल, वो आपके पास थोड़ी देर के लिए था। अगर उसको नेबरिंग मिलता है तो उसके ऊपर वो सेट करेगा इंड्यूस्ड डाइपोल, अगर उसे कोई नेबरिंग नहीं मिल रहा वो उसके ऊपर इंड्यूस्ड डाइपोल सेट नहीं करेगा, एंड इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेवल एज वेल। तो ये वाला मॉलिक्यूल हम ये कह रहे हैं बेटा, अच्छे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइंड नहीं कर रहा, मैं एक से रेंडमली बना रहा हूं। ये बेटा हमारे पास बन गया टेम्परेरी डाइपोल। इस मॉलिक्यूल को फिलहाल हम ऐसे ही रहने देते हैं बेटा। अब इस मॉलिक्यूल को भी हम डाइपोल में कन्वर्ट कर देते हैं, वो जो मैंने आपको कहा पीस ऑफ पेपर की तरह, एंड नाउ दिस वन इज नोन एज इंड्यूस्ड डाइपोल। एंड ये बेटा आपके पास उसी तरीके से टेम्परेरी डाइपोल आ गया, which was in reality due to electronic cloud, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे बेटा ऑन वन साइड एज कंपेयर टू अदर साइड, हमारे पास आ गया। अब बेटा ये जो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कह रहे हैं, एक मिनट, टेम्परेरी डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल और लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। आप इसे जो भी नाम देना चाहें बेटा वो इसका नाम आ गया। अब बेटा मुझे बताइएगा, है किसी बच्चे को कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? सर हाउ दिस बॉन्ड इज, अच्छा बेटा टेम्परेरी हम इसे इसलिए कहते हैं बेटा, बेसिकली ना हम टेम्परेरी बॉन्ड नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं टेम्परेरी डाइपोल है बेटा, ये वाली, दिस थिंग इज टेम्परेरी डाइपोल। टेम्परेरी डाइपोल हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर इसकी सराउंडिंग में नेबरिंग एटम नहीं आता, इट विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। देखो एक्सीएल जो था ना बेटा आपके पास, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट एक्सीएल, मैं यहाँ पे रफ पेज की तरफ आ जाता हूँ, ये हमारा रफ पेज था, इसे मैं फिल रब कर देता हूँ। बेटा एक्सीएल में ना परमानेंट चार्ज था, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और सीएल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। इस केस में ये जो हम मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसमें ऐसा भी हो सकता है नेगेटिव चार्ज राइट साइड पे हो, पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड पे, पॉजिटिव चार्ज राइट साइड पे हो, नेगेटिव लेफ्ट पे, यानी इट कैन बी इन ईदर वे, किसी भी साइड पे ये हो सकता है, एंड इट कैन क्विकली बैक टू इट्स ओरिजिनल लेवल एज वेल, अगर कोई नेबरिंग मॉलिक्यूल नहीं मिलता। मैंने आपको एक डेली लाइफ की एग्जांपल बताई है, वो जो स्टैटिक चार्ज आपने कॉम्प के ऊपर, पेन के ऊपर जनरेट किया है, अगर आप उसे 2-3 मिनट के लिए होल्ड करें, फिर पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाएंगे, they will not attract the piece of paper because they will return to its original position. That's why we are using the term temporary बेटा। लेकिन
अगर वो टेम्परेरी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, अभी हम डिस्कस करते हैं ये टेम्परेरी किस-किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, तो ऑटोमैटिकली ये टेम्परेरी फिर हमारे पास एक यू कैन कॉल्ड इट के ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएँगी, इम्पोर्टेंट हो जाएँगी। जी बेटा, अब आप बेटा क्वेश्चन बताइएगा? ठीक हो गया, चलें गुड। अच्छा, अब बेटा आपने ना मेरी इस बात को समझना है काइंडली, ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूँ। पहले बेटा आपने ना मुझे कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उसके आंसर बताने हैं। अब बेटा आपके पास मैं इसी रफ पेज पे आ जाता हूँ, ताकि आप लोगों के जो नोट्स हैं वो भी सेट रहें और हमारे लिए वो भी आसानी हो बेटा। अब बेटा देखिएगा, मैं यहाँ पे आपके सामने एक फ्लोरीन लिख रहा हूँ, प्रोटॉन नंबर इज़ 9 और क्लोरीन लिख रहा हूँ, प्रोटॉन नंबर इज़ 17। ठीक है जी, और इसी तरीके से हम ब्रोमीन लिख सकते हैं, प्रोटॉन नंबर 35 चलें जी। अगर बेटा मैं फ्लोरीन की बात करता हूँ, तो हमारे पास प्रोटॉन नंबर 9 है, सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही है बेटा, पहले शेल में 2। और अगर बेटा मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, तो हमारे पास क्लोरीन के केस में थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा बेटा, मुझे पहले नंबर पे पहली चीज़ ये बताइएगा कि किसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं, फ्लोरीन के या क्लोरीन के? हमने आयोनाइज़ेशन एनर्जी में बहुत डिटेल में भी पढ़ा था। फ्लोरीन के, वेरी गुड बेटा, क्योंकि साइज़ छोटा है बेटा आपके पास, इलेक्ट्रॉन आर मोर क्लोज़र टू द न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हुआ कि इन द केस ऑफ फ्लोरीन, डाइपोल अगर आपने बनाना है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। एम आई राइट? बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं एज़ कंपेयर टू क्लोरीन, जहां पे ये चांसेस ज़्यादा हैं। एट द सेम टाइम इसका प्रोटॉन नंबर है 9, ऐसे मैं रैंडमली बना रहा हूँ, सॉरी। इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी कम है, आपके पास प्रोटॉन भी कम है, ये जो फोर्स बनेगी, दिस फोर्स विल बी वेरी लेस एज वेल। इस केस में इलेक्ट्रॉन भी इजीली शिफ्ट हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के चांसेस भी ज्यादा हैं, यानी लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, जबकि पार्टिकल जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दिस अट्रैक्शन विल बी स्ट्रॉन्गर एज वेल एज कंपेयर टू दिस वन। एम आई राइट? देखो हमने दो बातें की, नंबर वन, क्लोरीन में स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू शिफ्ट ऑन वन साइड। अब हम आगे साइज की बात करेंगे बेटा लेटर ऑन। दूसरे नंबर पे बेटा हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्लोरीन, इसमें बीआर में जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, प्रोटॉन भी ऑब्वियसली ज्यादा थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल इन नंबर होते हैं, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो डाइपोल्स हैं जो हमारे पास पार्शियली बनेंगे, ये बेसिकली प्रोटॉन तो नहीं होते, ये प्रोटॉनिक आपके पास एक साइड पे हो जाते हैं, उसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो बेटे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दैट अट्रैक्शन विल बी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू फ्लोरीन। इसलिए बेटा अगर आप देखें, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप आयोडीन सॉलिड होता है, अभी हम लिखेंगे भी सही, ब्रोमीन लिक्विड है, क्लोरीन और फ्लोरीन गैसेस हैं, हालांकि ये सब के सब नॉन पोलर है। ऑल दीज आर व्हाट बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बट डाउन द ग्रुप द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इज इंक्रीजिंग। तो मैं यहाँ पे बेटा आपके सामने लिख देता हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसी चीज को बेटा डिटेल में नोट्स के फॉर्म में, ठीक है? पहले तो ये बताएं बेटा, किसी बच्चे का है कोई क्वेश्चन? रफ वर्क का मकसद यही होता है कि आपको एक बैकग्राउंड बताना, ताकि उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई डाउट है, कोई चीज़ है, वो क्लियर हो जाए, फिर हम प्रॉपर्ली नोट्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकें बेटा। अब बेटा हम यहाँ पे आ जाते हैं। टेम्परेरी डाइपोल
induced dipole forces depends on नंबर वन। अब बेटा हम कभी भी एमआर की बात नहीं करेंगे। वी ऑलवेज ऑलवेज कंसिडर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल। ये जो सबसे पहली चीज जिस पे ये डिपेंड करती हैं, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल। हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। एंड द सेकंड थिंग इज, हम बजाय इसके कि साइज की बात करें, हम यहाँ पे शेप कह देते हैं। वो भी बेटा मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा भी सही। शेप ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने पेपर में कभी भी एमआर की बात नहीं करनी। आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ नहीं लिखना। सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी रॉन्ग एज वेल। आपने हमेशा लिखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल क्या मतलब बेटा, मैं यहां पे आपको बताता हूं। पहले मैं इस पहले इस फैक्टर को मैं लिख देता हूं, ताकि फिर जब मैं आपको और डिटेल बताऊं तो आपको कंफ्यूजन हो। तो हम यहाँ पे पहला फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल। क्या कह रहे हैं बेटा हम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल। बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल, स्ट्रेंथ ऑफ, मैंने आपको कहा हम इन्हें वंडरवाल फोर्सेस भी कह सकते हैं। वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीजेस। अब देखिए बेटा, मैं इसी चीज को पहले डिटेल में आपको बताता हूं। फ्लोरीन हमारे पास पेल येलो गैस, क्लोरीन येलोइश ग्रीन गैस, ब्रोमीन रेड ब्राउन लिक्विड, आयोडीन ब्लैक सॉलिड sublime into पर्पल फ्यूम्स। अब बेटा अगर आप थोड़ा सा और से देखें, तो एक तो आपके पास ये गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है। दूसरे नंबर पे अगर आप और गौर से देखें बेटा, तो आपके पास ये पेल येलो है, येलोइश ग्रीन है, कलर डार्क होता जा रहा है। तो यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, यहाँ पे बेटा आपके पास कलर इज बिकमिंग डार्कर। यहाँ पे बेटा अगर आप देखें तो आपके पास गैस से सॉलिड में जा रहा है। तो बेटा कलर डार्क हो रहा है, इसका मतलब है पार्टिकल एक दूसरे के ज्यादा करीब है, ज्यादा अट्रैक्शन है। और एट द सेम टाइम फिजिकल स्टेट विच इज द मेजर थिंग, गैस लिक्विड सॉलिड हो रही है, तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है बेटा? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहे हैं। क्या होगा बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल इंक्रीज होने से? स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये बेटा आपने नोट कर लिया? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इन ग्रुप 17, या आप लिख सकते हो हैलोजेंस डाउन द ग्रुप
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल इंक्रीज। याद रखिएगा, आपने एट एवरी कास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करनी है व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवाल फोर्सेस, स्ट्रेंथ ऑफ टेम्परेरी डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कहना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल बेटा आपने कहना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल। सो strength of temporary dipole induced dipole forces increase. So color of halogen become darker and melting point, boiling point increase down the group. बेटा दोनों चीजें हम लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास नॉर्मली 2 स्कोर के लिए आता है। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहे हैं, वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल इंक्रीज होने के साथ साथ हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग। इसीलिए बेटा हमारे पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, ये स्ट्रेंथ हमारे पास इंक्रीज हो रही है बेटा। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा जी? अच्छा, अब बेटा मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज आपको बता दूं, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, रीजन क्या होती है बेटा, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। मैं इधर दोबारा से बेटा अपने रफ पेज पे आ जाता हूँ। रफ पेज पे मैं इसलिए आ रहा हूँ कि आपके जो नोट्स हैं वो भी बेटा एक फ्लो में रहें, उनमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और एट द सेम टाइम हम एक एक चीज को समझ सकें बेटा। अब बेटा मैंने आपको बार बार एक पॉइंट बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल, उसकी लॉजिक क्या है, उसकी रीजन क्या है बेटा। बेटा और से सुनिएगा, ये आपके पास है पीरियोडिक टेबल में सल्फर, इट्स प्रोटॉन नंबर इज 16। ये बेटा आपके पास है क्लोरीन, इट्स प्रोटॉन नंबर इज 17। वैसे आप नेक्स्ट आगे भी जा सकते हो, आर्गन, इट्स प्रोटॉन नंबर इज 18। फास्फोरस भी आप लिख सकते हो, ये यूनिट 9 में हम सारी की सारी डिस्कस करेंगे। अब बेटा अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन है पर एक सल्फर में, एटम में, यहाँ पे 17, यहाँ पे 18। लेकिन अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सल्फर जो है हमारे पास ये सॉलिड होता है और क्लोरीन जो है वो गैसियस है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सल्फर सॉलिड क्यों है, हालांकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन कम है, 16 है, और क्लोरीन में 17 है। तो मैंने आपको क्या कहा है, वी ऑलवेज कंसिडर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल। मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं कि आप पेपर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल लाजमी डिस्कस करोगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सल्फर इन रियलिटी S8 होता है, ऑक्टा एटॉमिक है। अब बेटा अगर आप एक मॉलिक्यूल सल्फर में इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो 16 मल्टीप्लाई बाय 8, 128 इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल आ गए। क्लोरीन की बात करेंगे तो 17 मल्टीप्लाई बाय 2, 34 इलेक्ट्रॉन। यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, 128 इज मच मोर ग्रेटर देन 34 आपके पास। इसलिए ये सॉलिड है और ये गैस है। तो अब आपको ये पॉइंट 100% समझ आ गया होगा कि राइटिंग ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट सफिशिएंट। ये बेटा हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। सो एट एवरी कास्ट it is compulsory, you must write number of electrons per molecule. We are writing again and again number of electron per molecule.
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल। बेटा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जो है उसमें हो सकता है कि यू मे नॉट गेट द क्रेडिट, तो इसलिए बेटा कोशिश करनी है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखनी है। डन हो गया बेटा? अब कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को बेटा, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब मैं आपको दूसरे नंबर पे लेके जाता हूं शेप ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ बेटा। सेकंड फैक्टर, आज वैसे काफी ज्यादा बच्चे एब्सेंट हैं। आई डोंट नो कि ये अर्ली क्लास की रीजन थी या क्या चक्कर था, अल्लाह ताला आसानियां करे। शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब बेटा देखें, अब मैं एक छोटी सी चीज आपको और एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ठीक है जी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को 100% इस चीज का आइडिया हो जाए। अगेन मैं उसकी तरफ आ जाता हूँ। ये बेटा हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, हम कहते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12। अब आप सब बच्चों ने ओ लेवल IGCSE ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टर्म आइसोमर्स पढ़ा होगा। आइसोमर्स कहते हैं, अगर याद नहीं है मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब ये जो C5H10 है, इसे बेटा हम यूं भी लिख सकते हैं CH3 CH2 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 एंड CH3, और इस मॉलिक्यूल को हम नाम दे देते हैं पेंटेन। अब बेटा इसी को एक और भी हम इसका बना लेते हैं। ये बेटा हम यहां पे लिख लेते हैं CH3 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 एंड CH3। इसको बेटा हम कह देते हैं डाई मिथाइल। ये एक मिथाइल है, ये दूसरा मिथाइल है, दो मिथाइल ग्रुप है, सो वी आर यूजिंग द टर्म डाई मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन एटम है, तो प्रोपेन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नेमिंग पढ़ेंगे, वी विल स्टडी ईच एंड एवरीथिंग, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं फिलहाल इसका नाम लिख देता हूँ। डाई से मुराद होता है 2, मिथाइल CH3 को कहते हैं, प्रोपेन 3 कार्बन एटम वाले मॉलिक्यूल को डाई मिथाइल प्रोपेन। अब बेटा इन दोनों में चूंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल भी सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल भी सेम है, इन अदर वर्ड दे आर हैविंग C5H12, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल दोनों में सेम है। लेकिन अब बेटा अगर हम इसकी शेप बनाएं, ये बेटा हम एक नॉर्मली रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी फिलहाल हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इतनी जरूरत नहीं है, अब सिर्फ एक सिंपली मैंने एक मॉलिक्यूल बना दिया। ये बेटा मैं दोबारा बना रहा हूं CH3 CH2 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 एंड CH3। ये बेटा मैंने एक और इसी को बना लिया CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अब इसमें ना बेटा ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, दैट इज एरिया ऑफ कांटेक्ट, यानी यहाँ पे वो एक दूसरे के साथ क्लोज्ड है। यहाँ पे हमारे पास वो टेम्परेरी डाइपोल इजीली बन सकते हैं, टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी दे आर क्लोज टू ईच अदर, सेम इज द केस, दे आर क्लोज ओवर हियर, क्लोज ओवर हियर, क्लोज ओवर हियर बेटा आपके पास। तो आप देख सकते हो मैंने 3 मॉलिक्यूल बनाए हैं, एंड यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग कि हमने टोटल 8 पॉइंट शेडेड कर दिए बेटा। ये अगर मैं नंबर लिखना चाहूं, वैसे जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5, सॉरी 8 नहीं 10 बेटा हमने वो कर लिए। ये बेटा आपके पास 6 7 8 9 एंड 10, 10 जगहों पे इन्हें हमने वो कर लिया, क्लोज कर लिया, ठीक है जी। अब बेटा ये हमारे पास था। अब मैं दूसरे मॉलिक्यूल की बात करता हूं। ये CH3 ओवर हियर इज CH3, इसके भी हम 3 मॉलिक्यूल बनाएंगे CH3। ये बेटा आपके पास 1 CH3, another CH3, another CH3, another CH3। ये बेटा आपके पास 1 CH3, सेकंड CH3, थर्ड CH3 एंड 4 CH3। इसमें बेटा अगर आप एरिया ऑफ कांटेक्ट देखें, तो ये बेटा आपके पास 1 2 3 एंड 4।
अब यहाँ पे बेटा इन मॉलिक्यूल में एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल डिक्रीज हो गया बेटा। इसका मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास है, इस मॉलिक्यूल के अंदर एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल ग्रेटर है एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल बेटा। ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास है इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है बेटा। अब बेटा एरिया ऑफ कांटेक्ट को थोड़ा सा रिकॉल अगर आप करें तो मैंने आपको बड़े क्लियरली बताया था कि जी आपने कॉम्प को या पेंसिल को या पेन को किसी भी चीज को रब किया, लेट से सर में नॉर्मली जो टीचर प्रैक्टिकल करवाते थे ऐसे ही कहते हैं कि रब करें, पीस ऑफ पेपर के पास बेटा आप लेके आए। अब बेटा दूसरे नंबर पे आपने रब किया और वहां पे आपने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और फिर पीस ऑफ पेपर के पास लेके आए, यानी कांटेक्ट आपने लेट करवाया, तो आपने देखा कि वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता और अगर साइज बड़ा होता जाएगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट यानी छोटा पेन बड़ा पेन साइज आप इंक्रीज करते जाएंगे, तो द ग्रेटर द साइज द मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द पीस ऑफ पेपर। तो ये बेटा हमारे पास एरिया ऑफ कांटेक्ट का कंसेप्ट है। मोर एरिया ऑफ कांटेक्ट मीन स्ट्रॉन्गर टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो यहां पे बेटा हम लिखेंगे, ये बेटा आपने बनानी होती हैं, ये दोनों डायग्राम जो मैंने बनाई है, ये ऊपर वाली जो बेटा हमारे पास थी ये वाली, ये बेटा हमारे पास थी पेंटेन मॉलिक्यूल की, 3 मॉलिक्यूल बेटा हम नॉर्मली दिखाते हैं, और ये बेटा हमारे पास जो है डाइमिथाइल प्रोपेन ये बेटा हमें लाजमी दोनों अपने पेपर में बनानी होती है। तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, इन पेंटेन एरिया ऑफ कांटेक्ट between molecules is greater than area of contact between molecules of dimethyl propane. So van der Waals forces in pentane are stronger than van der Waals forces in dimethyl propane। तो ये बेटा आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ये आपको छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या रीजन है। ये कब हम देखते हैं, when we are having same number of electrons per molecule। जब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल सेम होते हैं, देन वी कंसीडर दिस थिंग। फॉर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल वी कंसीडर शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब बेटे मैं आपको ना एक एग्जांपल और बताऊंगा, वैसे उसके क्वेश्चन नॉर्मली हमारे पास आते हैं नेक्स्ट यूनिट में, जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसमें एग्जामिनर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस बिहेव मोर आइडियली
और चूंकि उसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का रोल है, तो इसलिए मैं वो चीज यहां पे आपको बताऊंगा, वो इसी के साथ कनेक्टेड है बेटा। अभी तक बेटा जो हमने पढ़ा, टेम्परेरी डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होती हैं, बट दे आर प्रेजेंट इन एवरी मॉलिक्यूल। नॉन पोलर में सिर्फ और सिर्फ यही फोर्सेस होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बेटा आपके पास एक साइड पे ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू अदर साइड। एक टेम्परेरी डाइपोल बनता है विच सेट द इंड्यूस्ड डाइपोल, इनको टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर बेटा डिपेंड कर रही होती हैं। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द मेजर थिंग, वो बेटा हमने यहाँ पे डिस्कस किया। हेलोजन की एक हमने एग्जांपल डिस्कस की, फिर बेटा हमने शेप ऑफ मॉलिक्यूल की एक डिस्कशन की बेटा। और ये बेटा हमारे पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल आ गया जी। अब बेटा आपने मेरी बात को और से सुनना है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम ना हो इंशाअल्लाह ताला जी। अब बेटा मैं आपके सामने लिख रहा हूं CH4 और ये बेटा नियॉन। मैंने आपको शुरू में कहा है आपने MR के ऊपर डिपेंड नहीं करना। CH4 का वैसे MR16 होता है, और जो नियॉन है इसका AR20 है, नियर हैवियर है। लेकिन इसमें भी बेटा CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल है। नियॉन में भी बेटा हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल है। दोनों में बेटा हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल सेम है। अब बेटा थोड़ा सा आप लोग मेरी साथ देखो, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। पॉइंट जो मैं लिखूंगा आपने सिर्फ उस पॉइंट को एक्चुअली याद रखना है। अगर बेटा मैं CH4 की बात करूं, तो कार्बन का प्रोटॉन नंबर 6, ये पहला शेल है बेटा, ये सेकंड शेल है। बेटा मैं प्रॉपरली शेप नहीं बना रहा, इसलिए होप सो यू विल नॉट माइंड। ये P हाइड्रोजन के प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रोटॉन एक ही होता है। ये बेटा आपके पास ये CH4। बेटे जब हम नियॉन की बात करती हैं, तो हमारे पास प्रोटॉन नंबर 10 है। ये बेटा पहला शेल आ गया और ये दूसरा शेल आ गया। अब बेटा एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल, नियॉन के केस में ऑल 10 इलेक्ट्रॉन आर डायरेक्टेड टुवर्ड द सेम न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे प्रोटॉन नंबर ग्रेटर है, ज्यादा अट्रैक्शन है, तो नियॉन का साइज स्मॉल होगा। एम आई राइट? इसमें बेटा 6 प्रोटॉन इधर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक प्रोटॉन आउटसाइड, 6 प्रोटॉन इनसाइड पे तो 1 आउटसाइड, 6 इस साइड पे तो एक आउटसाइड पे, तो इसीलिए CH4 का साइज ज्यादा है। इन अदर वर्ड CH4 जो है इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा एंड इट विल हैव मोर वंडरवाल फोर्सेस। तो बजाय इसके कि हम यहां पे एरिया ऑफ कांटेक्ट की बात करें, यहां पे जिस तरह हमने लिखा है शेप ऑफ मॉलिक्यूल की हम बात करें, ये हमने जो सेकंड हेडिंग दी थी, हम यहां पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख देते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी ये डायग्राम बनाने की जरूरत ना पड़े, एंड यू कैन इजीली राइट कि क्या है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्जामिनेट से मुराद है, इससे रिलेटेड चीजें एग्जामिनर पूछ चुका है। ये आल्दो के क्वेश्चन हमारे पास आइडियल और रियल गैसेस से रिलेटेड है नेक्स्ट यूनिट में, बट वी आर यूजिंग द सेम कंसेप्ट। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास फॉर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल, more number of atoms per molecule, more stronger temporary dipole induced dipole forces, more number of electrons per molecule, more आपके पास stronger temporary dipole induced dipole forces। अब बेटा है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि नॉर्मली हमारे पास, ये मैं यहां पे बल्कि बता देता हूं,
हमारे पास इन एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। इट इज वेरी स्ट्रांग एज कंपेयर टू अदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाइड्रोजन, फिर बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट होता है, ये हमारे पास स्ट्रांग। फिर बेटा हमारे पास होता है परमानेंट डाइपोल। एक मिनट मैं इसे प्रॉपर लिख देता हूं। या फिर बेटा हम इसे कहते हैं डाइपोल, डाइपोल एज वेल। फिर बेटा हमारे पास आ जाता है टेम्परेरी डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल या वंडरवाल फोर्सेस। इन दो में एक छोटा सा केयर करनी है आपने, इन दो में कोई बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाए तो फिर बेटा ये फोर्सेस हमारे पास ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ये बेसिकली परमानेंट डाइपोल और इनमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंसेस नहीं है। तो ये हम कहते हैं फॉर सेम और ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल। क्या मतलब बेटा? देखिएगा बेटा, आपके पास लेट से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, HCl है और ये बेटा आपके पास F2 है। अब HCl में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 है, F2 में भी 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली HCl विल हैव मच मोर हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि इसमें एक्चुअली दोनों फोर्सेस हैं। मैंने आपको कहा था ना कि ये जो टेम्परेरी डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती हैं, दीज आर प्रेजेंट इन एवरी मॉलिक्यूल। ये एक आध मरतबा एग्जामिनर थ्योरी में पूछ भी चुका है। तो HCl हैज मच मोर हायर मेल्टिंग पॉइंट देन F2। ठीक है जी। अब बेटा मैं यहां पे एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ये बेटा मैं आपके सामने लिख रहा हूं HCl, ये बेटा मैं आपके सामने लिख रहा हूं HBr। HCl में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल है, इसमें बेटा आपके पास 36 इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल है। अब नो डाउट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड Br इज आल्सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, लेकिन यहां पे डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है। क्यों डाइपोल मूवमेंट क्यों ज्यादा है? क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू Br। तो HCl में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, लेकिन बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है जितना इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। तो हम यहां पे लिखेंगे हमारे पास HBr contains more number of electrons per molecule। सो अब हम यहां पे ये देखेंगे बेटा, मैं वर्ड क्या लिख रहा हूं, ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ। अब देखिए बेटा मैंने यहां पे क्या लिखा है, ओवरऑल। ओवरऑल हमने क्यों लिखा? हम यहां पे कलेक्टिवली बात करेंगे। हमारे पास परमानेंट डाइपोल HCl में स्ट्रांग है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, परमानेंट डाइपोल HCl में स्ट्रांग है बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू Br। Cl is more electronegative to Br। इसमें डाइपोल ग्रेटर है HCl में। HCl में डाइपोल क्या है बेटा, ग्रेटर है, लेकिन वो जो
परमानेंट डाइपोल में डिफरेंस है वो ट्वाइस नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ट्वाइस है। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट डाइपोल, बेशक आप वंडरवाल लिख सकते थे, मैंने आपको कहा कि इन सारों के लिए वंडरवाल फोर्सेस की भी टर्म यूज की जाती है। परमानेंट डाइपोल एंड टेम्परेरी डाइपोल induced dipole in HBr is greater than, अच्छा परमानेंट डाइपोल के बजाय हम इसे डाइपोल 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 एंड टेम्परेरी डाइपोल induced dipole forces in HCl. So HBr has higher melting point than HCl. बाज़ औक़ात ना बच्चे इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं। बच्चे ये समझते हैं जी कि जी क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कंपेयर टू Br। HCl जो है इसके ऊपर जो परमानेंट डाइपोल है वो एज़ कंपेयर टू HBr ग्रेटर है। परमानेंट डाइपोल फोर्सेस या आपके पास जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है वो HCl में स्ट्रॉन्गर हैं, तो इसी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। इट इज़ नॉट ट्रू। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ये फॉर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ होती हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ज़्यादा आ जाता है, वहाँ पे हम इन फोर्सेस को नहीं डिस्कस करते। अच्छा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड मैं आपको अभी नहीं करवाऊँगा, ठीक है? आप माइंड नहीं करेंगे। मेरा एक्चुअली टारगेट था आज 1 आवर 30 मिनट की क्लास का, हमने सिर्फ 1 आवर 40 मिनट लिया है, 20 मिनट रह गए हैं। रीज़न ये है कि आज मेजॉरिटी बच्चे एब्सेंट हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई डोंट वांट कि किसी बच्चे का लॉस हो, और उसमें कुछ चीज़ें मुझे हो सकता है वो बच्चे जो है वो सिर्फ वीडियो देख के ना समझ सकें, वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। तो इसलिए बेटा मैं इसे इस टॉपिक को मंडे तक लेके जाऊँगा जी।